सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। पीटीटी और बीएसटीसी के लिए हमने शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाली क्लास हम लेकर आए थे। 5-6 क्लासें हमने करवा दी। अब आज हमारी क्लास है वो शिक्षण अभिरुचि के जो कुछ इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, कुछ शब्दावली होती है, उनके हम अर्थ बताने वाले हैं। ये क्लास हमारी शब्दावली को लेकर रहेगी बिल्कुल। तो इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिक्षमता जो आपके पार्ट रहता है, एक एग्ज़ाम का एक सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, जो भी उनकी शब्दावली होती है, उनके हम अर्थ बताएंगे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं हम। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के नीचे ही। ठीक है, शुरू करते हैं। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, यही हमारी क्लास है आज की। शिक्षण, शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण, बहुत वर्ड सुना है आपने शिक्षण, उसका मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना। ठीक है, छोटी सी क्लास रहेगी क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं शब्दावली है। आपको शब्दों का अर्थ बताना है, समझाना है बस। प्रश्न उत्तर हमने आपको पहले की क्लासों में करवा दिए हैं, लगभग 5-6 क्लासें डाली हैं हमने। ठीक है, तो आज की हमारी ये क्लास शब्दावली को लेकर रहेगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैटर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हम आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम आपको उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, चलिए। शिक्षण का अर्थ हो गया सिखाना या पढ़ाना। शिक्षण विषय, शिक्षण विषय का मतलब होता है जो विषय पढ़ाए जाने वाला हो। जैसे शिक्षण हम पढ़ा रहे, शिक्षण विषय, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी हमारा शिक्षण विषय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अभिरुचि, अभिरुचि ये सभी साइकोलॉजिकल वर्ड है जो शिक्षण अभिरुचि, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इन सभी में ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत सी बार हमें इनका अर्थ मालूम नहीं होता है, जिस वजह से हमारा प्रश्न भी गलत हो जाता है एग्ज़ाम में। तो हमें इनका अर्थ आना चाहिए। जब अर्थ आएगा तभी हम इनका जवाब भी सही से दे पाएंगे। ठीक है, अभिरुचि का मतलब होता है किसी व्यवसाय विशेष या वस्तु विशेष में रुचि। जैसे होता है ना कि मेरे को ये चीज़ करना बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, वही रुचि, वही अभिरुचि। ठीक है, अभिवृत्ति किसी व्यवसाय, व्यक्ति आदि के प्रति दृष्टिकोण या नज़रिया। किसी वस्तु या व्यवसाय या फिर कुछ भी चीज़ ले लीजिए, उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या नज़रिया रखते हैं आपका, उसी को कहते हैं अभिवृत्ति। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। चलिए आगे देखिए। अधिगम, बहुत इजी। अधिगम का मतलब सीखना। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? जैसे निदान का अर्थ ही होता है कि बीमारी का पता लगाना या किसी रोग का पता लगाना। निदान का अर्थ ही यही होता है, पता लगाना। तो जैसे निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है कि वह परीक्षण जिसमें किसी छात्र या रोगी की कमजोरी, कमी या बीमारी का पता लगाया जाता है। कोई स्टूडेंट है, यह देखने के लिए कि वह किस विषय में कमज़ोर है, कौन सा पार्ट उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्या उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम जो परीक्षण लेंगे वही हमारा निदानात्मक परीक्षण होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए। गणित का टेस्ट लिया गया जिसमें पता चला कि कुछ छात्र प्रतिशत से जुड़े प्रश्न हल नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ यह निदानात्मक परीक्षण है जिसमें कमजोरी का पता चलता है। बिल्कुल आ गया होगा समझ में आपको, उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे देखिए। निदानात्मक हो गया, हमने निदान कर लिया कि क्या कमी है, क्या कमजोरी है, हमने पता लगा लिया। उसके बाद आता है उपचारात्मक परीक्षण। किसी कमजोरी या कमी या बीमारी का इलाज करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। आई बात समझ में? निदान कर लिया हमने, बीमारी का पता लग गया, अब उसका उपचार करेंगे हम। डॉक्टर क्या करता है? पहले हमारा टेस्ट करता है, पता लगाता है कि क्या बीमारी है, उसके बाद टैबलेट, मेडिसिन, जो भी इंजेक्शन वगैरह होता है देता है और उपचार करता है। उसी प्रकार है ये भी। हमने देखा कि बालकों को प्रतिशत के सवाल नहीं आ रही है, ये उनका निदान है, ये उनका निदान हो गया, पता चल गया कि ये कमी है उनकी। अब उनका उपचार कैसे करेंगे? उदाहरण देखिए। कक्षा के छात्र जो गणित के प्रतिशत से जुड़े प्रश्नों को ठीक से हल नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का परीक्षण जिससे प्रतिशत से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने लग जाते हैं, अर्थात वह परीक्षण जिसके बाद छात्र जो है वो प्रतिशत के सवाल हल करने लग जाते हैं, उनका जो उपचार होता है वो उपचार हो जाता है। ठीक है, छात्रों की कमी दूर हो जाती है। वह परीक्षण, एक ऐसा परीक्षण करना
जिससे छात्रों को प्रतिशत के सवाल जो पहले नहीं आ रहे थे वो अब आने लग जाए। तो हमारा निदान हो जाएगा, निदान तो पहले ही हो गया था सॉरी, तो हमारा ये उपचार हो जाएगा। जब उसे प्रश्न आने लग जाएंगे तो ये हमारा उपचार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण। आगे देखिए आगमन विधि। जब आप पीटीईटी का एग्ज़ाम दोगे, बीएड बीएसटीसी दोनों में से कोई भी करोगे, उसके सिलेक्शन होने के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, डिग्री करोगे, जब आप वहाँ कॉलेज जाओगे रेगुलर, तब आपको जब ट्रेनिंग के दौरान आपको जो पेडागोजी पढ़ाई जाएगी उसमें ये विधियाँ आती हैं बहुत। आगमन विधि, निगमन विधि, माइक्रो टीचिंग, बहुत चीज़ें आती हैं। माइक्रो टीचिंग ये देखने को मिलेंगे। उससे पहले ही आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा दिया जाता है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सिलेबस में डालते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। पूर्व ज्ञान के बाद ही नवीन ज्ञान होना चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो आगमन विधि का अर्थ होता है इस विधि में छात्रों के सामने पहले उनके सहयोग से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, शॉर्ट में समझ लीजिए आगे आ रहा है, इसका मतलब उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, पहले उदाहरण आएगा फिर नियम आएगा। उदाहरणों के सहयोग से सिद्धांत निर्धारण या नियम बनाया जाता है। और जो निगमन विधि है वो जस्ट इसकी उल्टी है, पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आएंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई एक याद कर लेंगे ना आप, तो भी दूसरी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। आप आगमन विधि याद कीजिए, जैसे आगमन में पहले उदाहरण आता है, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, पहले छात्रों को उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियमों का निर्धारण करते हैं। उसी प्रकार जो निगमन है वो इसकी जस्ट उल्टी है, जस्ट अपोजिट है, तो आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखिए, इस शिक्षण विधि में छात्रों को पहले नियम या सिद्धांत बता दिया जाता है तथा उसके बाद उदाहरणों के माध्यम से उसकी पुष्टि की जाती है। आई बात समझ? बहुत ईजी है। ठीक है, आगे है विश्लेषण विधि। जैसे शिक्षण विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हम पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या है, समझ में नहीं आ रही है बच्चों को, तो हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनको समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया विश्लेषण, अलग अलग करना। ठीक है, विश्लेषण का अर्थ यही होता है, अलग अलग करना। संश्लेषण है वो इसके जस्ट अपोजिट है। संश्लेषण यानी इकट्ठा करना, विभिन्न बिखरे भागों को पुनः एक जगह एकत्रित करके इस विधि में किया जाता है। ठीक है, आगे विचार संप्रेषण, वह प्रक्रिया जिसमें संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, विचारों का संप्रेषण करना, विचारों का आदान प्रदान करना। कोई भी संदेश मैसेज होता है उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या है? विचार संप्रेषण है। ठीक है, संप्रेषणकर्ता किसी भी माध्यम से अपने विचार, ज्ञान एवं कौशल का संप्रेषण करने वाला व्यक्ति संप्रेषणकर्ता कहलाता है। ठीक है, संप्रेषण करने वाला व्यक्ति संप्रेषणकर्ता कहलाता है। कक्षा में शिक्षक जो होता है वो संप्रेषणकर्ता होता है। ठीक है, आगे देखिए संप्रेषित, किसी भी माध्यम से संप्रेषणकर्ता के विचार, ज्ञान एवं कौशल को ग्रहण करने को संप्रेषित कहा जाता है। संप्रेषित कौन होते हैं? संदेश प्राप्त करने वाले। ठीक है, संप्रेषणकर्ता कौन होता है? संदेश भेजने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए सजगता, अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखना तथा उस परिस्थिति में अपने कर्तव्य अधिकार के बारे में जानकारी रखना, तैयार रहना, प्रिपेयर रहना, अलर्ट रहना। ठीक है, सजगता। आगे देखिए उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण, देश के किसी कोने में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, ऐसी स्थिति में समय रहते एक जागरूक या सजग नागरिक ऐसे कदम उठाएगा जिससे आपके शहर का माहौल न बिगड़े, शहर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे। ठीक है, ये उसका उदाहरण हो गया। सजगता क्या होती है, इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि। शिक्षक प्रधान, जिसमें शिक्षक प्रधान होता है, टीचर प्रधान होता है, वह शिक्षण विधि जिसमें अध्यापक का स्थान प्रमुख तथा छात्रों का स्थान गौण होता है। जैसे उदाहरण के लिए व्याख्यान विधि में अध्यापक का स्थान प्रमुख तथा छात्र केवल श्रोता होते हैं, उनका स्थान गौण होता है। टीचर लेक्चर दिए जा रहा है, छात्र सिर्फ बिल्कुल सुनेंगे। ठीक है, तो वो गौण हो जाएंगे, टीचर प्रमुख हो जाएगा। आगे देखिए नैतिकता, कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार सन्निहित होता है, उचित अनुचित का व्यवहार सन्निहित होना। आगे है नियोजन, वह चेतन प्रयास जिसके द्वारा वांछनीय निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संभावित रूप से कार्य किया जाता है। नियोजन, पहले योजना बना लेना, कोई कार्य करना है हम पहले बैठ के योजना बना लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो वांछनीय निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संभावित रूप से कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए
समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एक क्रियाशील सदस्य बनने हेतु समय की कार्य विधियों से संबंध स्थापित करता है, इसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के व्यवहार से सामंजस्य स्थापित करता है। पुनः पढ़िए एक बार। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एक क्रियाशील सदस्य बनने हेतु समय की कार्य विधियों से संबंध स्थापित करता है, इसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपना साथियों से व्यवहार सामाजिक, जैसे कि होता है कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो परिवार में रहता है, रहते रहते धीरे धीरे वह सभी से सामंजस्य बना लेता है, अपने अनुकूल परिस्थितियाँ बना लेता है, तो वही होता है, उसका सामाजिकरण वैसे ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतियोगिता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में होती है। बिल्कुल, अकेला तो कोई कर नहीं सकता, कोई ना कोई कंपटीटर तो होना चाहिए साथ में, जिससे समान उद्देश्य सीमित होते हैं। एक समान, जैसे कि अब आप पीटीटी का एग्ज़ाम दोगे, इसमें बहुत सारे कंपटीटर हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट बैठेंगे इसमें, और समान उद्देश्य निहित है इसमें, सभी को सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, और सब उसमें भागीदार नहीं बन सकते। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके बाद वो सभी का सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, कुछ प्रतियोगी होंगे जो सबसे आगे अव्वल होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, ठीक है, इसका अर्थ आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आप खुद कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अगला है संस्कृति। वह संश्लिष्ट अभियोजना है जिसमें समाज गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, रस्म रिवाज तथा लोगों की सभी प्रकार की क्षमताएं तथा आदतें सम्मिलित हो। ठीक है, संस्कृति क्या है? लोगों की सभी की रस्में रिवाज जो भी होते हैं और लोगों की सभी प्रकार की जो क्षमताएं होती हैं, आदतें होती हैं, वो सब मिक्स होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, वही होती है संस्कृति। जैसे हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति क्या है, क्या धर्म है, क्या रीति रिवाज है, क्या रस्में हैं, क्या लोगों की आदतें हैं, वो सभी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी शब्दावली थी, शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसका अर्थ आपको आना चाहिए। इसका अर्थ आएगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको क्लास। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए। PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।